नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने एक बार फिर से दोहराया है कि हरियाणा वासी यह भूल जाएं कि हर किसी की सरकारी नौकरी लगेगी। कारण है कि हर साल प्रदेश में 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी की तलाश होती है, लेकिन सरकार केवल 15 से 20 हजार युवाओं को ही सरकारी नौकरी दे सकती है। जो बच जाते हैं उन पर भी सरकार का फोकस होता है कि उन्हें ट्रेनिंग देकर कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, जिसके लिए सरकार प्रयास करती रहती है। दरअसल सीएम मनोहर लाल झज्जर के एमआर स्कूल में भाजपा के झज्जर जिले के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ व सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा के साथ यहां आए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हर व्यक्ति को अपना दृष्टिकोण इस सोच के साथ बदलना होगा कि सरकार का पैसा ट्रस्ट का पैसा है और उसे गलत खर्च करना ना तो करना है और ना ही कराना है, तभी इस तरक्की के रास्ते पर इन रास्ते खुल सकते हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने ऐसे सामाजिक हालात पैदा कर दिए थे कि जो योजनाएं पात्र व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए बनती थी, उस योजना का लाभ पाने के लिए वह व्यक्ति दौड़ पड़ता था और जिसे उसे योजना की जरूरत नहीं है। लेकिन उनकी सरकार ने प्रदेश भर में एक डाटा एकत्रित कराया है, जिसमें पता चलता है कि वास्तविकता में सरकार योजना का लाभ लेने के लिए किसी जरूरत है। ऐसे 11 लाख परिवार सरकार ने छांटे हैं जिनकी सालाना इनकम 1,80,000 रुपए से कम है। उन्होंने इस मौके पर विपक्षी पार्टियों को निशाने पर साधते हुए कहा कि जब उनकी सरकार ने ट्रांसफर पॉलिसी बनाई और मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियां देने की योजना बनाई तो उस दौरान भी विपक्ष के पेट में दर्द होने लगा। लेकिन उनका भी संकल्प है कि उनके पास कोई आए या ना आए, किसी के साथ अन्याय हरगिज नहीं होने दिया जाएगा। वहीं 8 मार्च को हरियाणा सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले प्रस्तावित बजट की चर्चा करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा राज्य की पहली ऐसी उनकी सरकार है जिसमें अपने कार्यकर्ताओं और विपक्ष लोगों के साथ साथ हर वर्ग से पूछताछ करके ही बजट को तैयार किया गया है। सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले बजट में हर वर्ग का सरकार ध्यान रख रही है। आज कोई अध्यापक आपके पास ट्रांसफर की पर्ची लेके आता नहीं आता। और जब हमने ये बढ़ाई तो उस समय हमारे राजनीतिक लोगों की यही तकलीफ थी, अगर ये बढ़ गई तो फिर हमारे पास कौन आएगा। ये तकलीफ थी कि हमारे पास कौन आएगा। मैंने कहा आओ ना आओ, राज्य तो होंगे, और जब राज्य होंगे तो अंदर अंदर एक बात तो फैलाएंगे ना कि भाई ये सरकार बढ़िया। हमें हमारे पास लोग आए ये अच्छा लगेगा या नीचे नीचे एक वातावरण बने कि सरकार बढ़िया है। तो दोनों में से क्या चीज है ये बताओ। वातावरण अच्छा बनना चाहिए। मेरे पास 4 लोग कम आए ज्यादा आए मुझे उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन समाज का हर व्यक्ति सुखी है, उसको लगना चाहिए कि मेरे साथ न्याय हो रहा है, मेरी जरूरतों को सरकार पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। सबकी होती नहीं है, कोशिश की जाती है, उस वजह से फिर बहुत सी चीजें हो भी जाती है। फिर अगली तकलीफ शुरू हुई जब उन्होंने कहा कि हम मेरिट पर नौकरियां देंगे, तब फिर भी से शुरू हो गया कि फिर जो हमने 20-20 साल से 30-30 साल से अपनी एड़ियां रगड़ी हैं, जुत्ती तोड़ी है, तो हमारे परिवार के लोगों को क्या बढ़ेगा, ये भी तकलीफ हो गई। और जब नौकरियां लगने लगी और वो गरीब परिवार जो कभी सपने में सोच ही नहीं सकता था कि बिना पैसे के बिना सिफारिश के कोई मेरी नौकरी लग जाएगी, यानी कारपेंटर खत्ती का काम कर रहा है, उसका बेटा एचसीएस बन गया। समाज में सब जगह एक चर्चा चली कि भाई अब तो नौकरी लगेगी तो नंबर पढ़ना पड़ेगा, नंबर लेने पड़ेंगे, सिफारिश नहीं चलेगी। हमारे सिफारिश के आधार पर 150 लोग लग जाते, या आज समाज में वातावरण बना कि नहीं ईमानदारी से काम होता है, तो सिफारिश से लगते वो ठीक था, या आज समाज में वातावरण बना के ईमानदारी से काम होता है ये ठीक है। राजनीति के क्षेत्र में पांव जमाने के बाद अब शिक्षा के क्षेत्र में भी नई बुलंदियों को छूने के लिए चौटाला परिवार के सदस्य लगातार आगे बढ़ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला ने 88 वर्ष की आयु में 12वीं की परीक्षा पास की, तो वहीं अब उनके पोते व प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी पत्रकारिता एवं जनसंचार विषय में पीएचडी करने के लिए परीक्षा दी। प्रवेश परीक्षा 70 अंकों के साथ पास भी कर ली गई और अब काउंसलिंग की परीक्षा भी पूरी कर दी गई है। मंगलवार को चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय द्वारा मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। गौरतलब है कि इससे पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पिता अजय सिंह चौटाला ने भी लोक प्रशासन विषय में पीएचडी पूरी की थी। मैं तो आज, क्योंकि मैंने एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से एमएससी मास कम्युनिकेशन करी थी, और पिछले दिनों
मैंने देखा कि जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन के अंदर डॉक्टरेट के लिए इश्तिहार निकला हुआ है, तो मैंने अप्लाई किया था। अगर एक प्रयास है, और मैंने अपने सांसद के टेन्योर में भी जहाँ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली से LLM करी थी, वही गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से MA मास कम्युनिकेशन करी थी। और ये तो मैं आप लोगों से भी आग्रह करूँगा, आप लोग जर्नलिज्म में तो आ चुके, मगर शिक्षा को मत छोड़िए। तो जितनी आप ग्रहण करेंगे उतना ही आपके जीवन में इसका फायदा भी मिलेगा और आपको आगे बढ़ने की, एक्सेल करने की अपॉर्चुनिटी। सीएम सिटी करनाल में आज सैकड़ों ई रिक्शा चालकों ने अवैध चलानिंग और रोड टैक्स पर लगने वाले जुर्माने के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। गुस्साए रिक्शा चालकों ने न सिर्फ सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, बल्कि सड़क पर बैठकर जाम लगाने की कोशिश भी की। इस दौरान पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और डीएसपी के आश्वासन के बाद रिक्शा चालकों ने प्रदर्शन खत्म करने का फैसला किया। ई रिक्शा समिति के प्रधान करमवीर ने बताया कि रोड सेफ्टी कमेटी का एक अधिकारी विपिन शर्मा रिक्शा चालकों के बेवजह परेशान करता है। उनके अनुसार विपिन शर्मा रिक्शा चालकों को उनकी रिक्शा के ऊपर एक स्टिकर लगवाने के लिए मजबूर करता है, जिसके एवज में वह 20 चार्ज भी वसूल करता है। इसके साथ ही कोरोना काल में काम घटने पर जो रिक्शा चालक रोड टैक्स नहीं भर पाए थे, उनके ऊपर भी प्रतिदिन 50 रुपए जुर्माना लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि किराए पर रिक्शा चलाने वाले रिक्शा चालक अपना गुजारा भी मुश्किल से चला पाते हैं। प्रधान करमवीर ने बताया कि डीएसपी ने मौके पर पहुंचकर उन्हें आश्वासन दिया है कि विपिन शर्मा को लेकर कार्रवाई की जाएगी और इसी के साथ रोड टैक्स पर लगे जुर्माने को माफ करवाने के लिए भी आरटीए डिपार्टमेंट में फाइल भेजी जाएगी। उन्होंने बताया कि इन तमाम मांगों को लेकर जिला उपायुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। जी हमने पहले भी सीएम साहब को एप्लीकेशन लगाई हुई है, भाई ई रिक्शा का जो है ना 1 टाइम टैक्स किया जाए। सुनो भाई 1 टाइम टैक्स किया जाए। चलो हम टैक्स भी दे दें, उस पर जुर्माना 1 दिन का 50 रुपये है। फाइन जो है, एक गरीब आदमी है, इतनी किसकी रिक्शा नहीं जितना सो फाइन है। भाई हमारी सरकार से मांग है वो फाइन माफ किया जाए। आज इसलिए हुए इकट्ठे, एक अपने सीनियर सिटीजन के मेंबर हैं विपिन शर्मा जी, और जबरदस्ती स्टिकर लगावा थे जी। कैसे स्टिकर लगा? ये विपिन शर्मा का जिक्र नंबर के बच्चे, जिन गाड़ियों का कागज पूरे उन पर स्टिकर लगाएंगे जी। वो तो प्रशासन ने पहले ही लगा दिए थे। जब नंबर प्लेट लगी है ना सर उस पर जी, तो स्टिकर का क्या मैटर है जी। जब प्रशासन ने, सरकार ने नंबर प्लेट लगाई हुई है तो स्टिकर का तो रोल ही नहीं है जी। भाई हमने तो प्रशासन से मांग की जाए वो इसको हटाया जाए, तो हमारे को परेशान नहीं किया जाए। को लेकर 100-150 रिक्शा वाले इकट्ठे हुए थे, जो इनकी समस्या को सुना गया है और आरटीए लेवल की होगी तो वहाँ उन ऑफिस से इनकी समस्या दूर की जाएगी। शर्मा नामक व्यक्ति का नाम आ रहा है, बहुत ज्यादा परेशान हाँ कर रहा है, वही ब्लैकमेल किया जा रहा है। वो आरटीए ऑफिस से बात करके इनकी समस्या को दूर करेंगे। वो भी शर्मा है कौन, अपने आप को मतलब स्टिकर लगा अभी इनसे बात सामने आई है, वो पता करेंगे आरटीए ऑफिस से। चालान की तो बात ही नहीं आई, इनके चालान कहाँ, आप एक भी चालान पता करो, ठीक है। बाकी हाँ इनसे भी उम्मीद की जा रही है कि भाई ये एक व्यवस्थित तरीके से खड़ी करें। ई रिक्शा ज़्यादा है शहर में, तो वो भी ये भी व्यवस्था ना फैलाएं। हाँ आरटीए ऑफिस की नोटिस में ला के उनको इस काम नहीं करने दिया जाएगा अगर गलत है तो कोई काम। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर करनाल में रोष प्रदर्शन करते हुए बीडीओ कार्यालय का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने कहा कि बीडीओ अपनी मनमर्जी कर रही है, उन्हें बिना किसी सरकारी पत्र के 10 से 15 किलोमीटर दूर दूसरे गांव के लिए काम के लिए भेजा जा रहा है। सफाई कर्मचारियों ने मांग करते हुए कहा कि 2013 में पेरोल पर लगे शहरी व ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को 8100 रुपए वेतनमान दिया जाए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांग को नहीं माना गया तो आने वाली 13 मार्च को पंचायत मंत्री के आवास का घेराव करेंगे। आज हम यहाँ करनाल के अंदर ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे हैं। करनाल की जो बीडीओ है अपनी मनमानी तरीके से काम कर रही सफाई कर्मचारियों से, कोई इसका टीए किराए का किराया नहीं दे रही। 4-5 गांवों का क्लस्टर बना करके ये गैर कानूनी तरीके से काम कराया और इसके विरोध में आप प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार की ऐसी कोई चिट्ठी नहीं है और अपनी मनमर्जी से ये जो काम कर रही है इसके विरोध में आप प्रदर्शन कर रहे हैं और हरियाणा सरकार को भी इसकी चिट्ठी देंगे हम इसके बारे में। जो ये तरीका इनका अपनाया ये गलत है और इसका विरोध करें हम आप यहाँ करनाल के अंदर। तो आज केवल सड़कों पर उतरकर विरोध कर रही हैं, कोई ज्ञापन वगैरह भी सौंपा जाएगा बीडीओ के खिलाफ? बिल्कुल ज्ञापन देंगे हम यहाँ के बीडीओ से भी और करनाल के डीसी से भी ज्ञापन देंगे। 13 तारीख को हम ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन या टोहाना के अंदर पंचायत मंत्री के दरवाजे पे प्रदर्शन करेंगे और जब से पंचायत मंत्री बने उन्होंने यूनियन से बैठ के बातचीत नहीं की, उसके विरोध में भी हम ये मांग पत्र यहाँ पर देंगे और कहेंगे जब तक आप बैठ के बातचीत नहीं करोगे तो 13 तारीख को हम
पंचायत मंत्री का घेराव भी करेंगे टोहाना के अंदर। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का धरना प्रदर्शन काफी लंबे समय से चल रहा है, जिसके चलते अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों के साथ साथ अन्य विभाग के कर्मचारी भी जुड़ चुके हैं और आज यह सभी कर्मचारी मिलकर हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के घर का घेराव करने निकल गए। सभी विभागों से पहुंचे कर्मचारियों ने अपनी अपनी मांगों को लेकर बताते हुए सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। वहीं उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो इससे भी बड़ा आंदोलन करने की रणनीति बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि हर एक जिले में, हर एक राज्य में सभी कर्मचारियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। कुमार जी पुलिस महकमा से कुक भर्ती है, जो कि कुकों का बहुत ज़्यादा शोषण है। कुछ भाई हमारे आईआरबी में कुछ बंदे आउट स्टेट जाते हैं। पुलिस को तो 13वीं तनख्वाह मिलती है, 5000 अलाउंस भी मिलता है, हमारे 4th क्लास को कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वह 24 घंटे ड्यूटी करते हैं बाहर भी। उनको क्या मिलता है बेचारे को? कच्चे को पार्ट टाइम कच्चे डीसी रेट थे, पहला डीसी रेट पर के बंदे थे जो कि कच्चे करे गए पार्ट टाइम पे, जो 30-30 साल हो गए ना पक्के कर देते। डीएसपी 2-2 कुक ले रहे हैं, कोई भी कुक लाउड नहीं इनको। आईपीएस अफसर है, कोई कुक ले रहे हैं, कोई भी लाउड नहीं है। कैंप ऑफिस का हवाला देकर अपनी कोठियों पे रखते हैं, कैंप ऑफिस का हवाला देकर और कोठियों पर रखते हैं। ये एसपी ऑफिस बड़ा है या कैंप ऑफिस बड़ा है? कैंप ऑफिस में 2 पाएंगे 30-30 बंदे और एसपी ऑफिस में पाएंगे 2-2 बंदे, और अपने रिश्तेदारों के भी कुक भेजो है इन। फिर नाइट जाओ उसके डिपार्टमेंट खोल देते हैं। कोई बंदा मना कर देता है, वो मना कर देता है, उसकी डिपार्टमेंट खोल देते हैं। एक आईपीएस अफसर रिटायरमेंट चला जाता है, उसकी कोठियों पे 2-2 कुक फिर भी जा रहे हैं। ये सरकार से हम दुआएं करते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। बहुत मुश्किल हो गई सर, ये अफसर नहीं मानने देंगे, किसी ने रिपोर्ट गलत देते हैं अफसर। हम तेज आंदोलन करेंगे इसके बारे में, जो कि हमारे कुकों के साथ बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। फरीदाबाद के संतनगर में मकान को जैक से उठाने के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें मकान का लेंटर गिरने से एक मजदूर की दबकर मौत हो गई तो 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। अनफान में घायलों को फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है और मृतक मजदूर को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल बादशाह खान की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। मृतक की पहचान मनोज के रूप में हुई है। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस अब आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट चुकी है। इसकी अभी आधा घंटा पहले सूचना मिली थी हमें कि भी एक मिस्त्री लगे हुए थे और लेंटर गिरने के कारण उन पर चोट लगी हुई है, जिनमें आते ही पुलिस एकदम से मौके पर आ गई और हमने एक को भेज दिया है जो सीरियस था, उसको भेज दिया क्यूआरजी हॉस्पिटल के लिए। एक के चोट लगी है हाथ में और मुंह पे, उसको भी क्यूआरजी हॉस्पिटल भेज। कितने मजदूर काम कर रहे थे सर? इसके अंदर 3 मजदूर, एक मिस्त्री 2 मजदूर। तो अभी किसी की कोई ऐसी कुछ सूचना आई? कोई नहीं, अभी ठीक है, अभी ठीक है। अभी देखते हैं, एक सीरियस है, उसका नहीं। सर मकान मालिक कौन है? मौके पर है मकान मालिक? नहीं है, नहीं, वो उसके साथ ही गया हुआ है। डॉक्टर अतुल का मकान है ये दुकान। ठीक है सर, नमस्कार। आगामी नगरपालिका चुनाव की तैयारियों को लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा लाडवा स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में एक बैठक की गई और इस मीटिंग में मुख्य रूप से नगरपालिका लाडवा चुनाव के प्रभारी जवाहरलाल गोयल ने शिरकत की। उन्होंने नगरपालिका लाडवा चुनाव में आम आदमी पार्टी की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव मिशन निशान पर चुनाव लड़ेगी। ईमानदार साफ छवि के उम्मीदवार को प्रधान पद के लिए मैदान में उतारेंगे। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी लाडवा की टीम ने संभावित उम्मीदवारों के नामों का प्रपोजल दिया है, वे नाम पार्टी को भेज दिए जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि जो भी नाम लाडवा की लोकल बॉडी प्रपोज करेगी उन्हीं नामों पर पार्टी मोहर लगाएगी। आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं वो केजरीवाल जी की नीतियों के हिसाब से सबसे पहले तो हमने जो कैंडिडेट उतारने हैं लाडवा म्यूनिसिपल कमेटी के इलेक्शन के लिए, जो 24 अप्रैल को प्रस्तावित हैं, हमने बेदाग छवि के कैंडिडेटों को देखना है। लूट खसूट वाले कैंडिडेटों को हमने बिल्कुल तरजीह नहीं देनी है और जो भी कैंडिडेट आएगा हमारा वो ईमानदार कैंडिडेट होगा। सबसे पहली शर्त तो ये है। दूसरा, 10 मार्च के बाद जो पंजाब का इलेक्शन होने जा रहा है और पंजाब में हमारी सरकार बनने जा रही है, उसके बाद हरियाणा में आप देखोगे कि बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए ललायित रहेंगे। उस समय हमारी पार्टी ये देखेगी कि जो ईमानदार लोग हैं, जिन्होंने ईमानदारी से दूसरी पार्टियों में काम किया है, उन लोगों को लेंगे। जो भ्रष्ट लोग हैं उनसे हम किनारा करेंगे।
अंबाला छावनी के आर्य गर्ल्स कॉलेज में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के अलग अलग राज्यों से कवि आए हुए थे, जिन्होंने अलग अलग भाषाओं में अपनी रचनाओं का प्रदर्शन किया। यह कवि सम्मेलन 4 संस्थाओं ने मिलकर आयोजित किया। आर्य गर्ल्स कॉलेज में 3 भाषाएं कवि सम्मेलन आयोजित किया गया, जो कि उनके लिए काफी हर्ष की बात है, गर्व की बात है। अंबाला एक छोटा सा शहर है। इस छोटे से शहर में इतने उच्च स्तर पर उच्च कोटि के पद्मश्री अवार्ड प्राप्त किए हुए कवियों को एकत्रित कर पाना बड़े ही गर्व की बात है। आज यहाँ पर तीनों भाषाओं में पंजाबी, हिंदी, उर्दू के मुशायरे किए जाएंगे। उर्दू के जाने माने शायर यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। आर्य गर्ल्स कॉलेज में आज ट्राई लैंग्वेज ये जो कवि सम्मेलन हो रहा है, 3 भाषाई कवि सम्मेलन, ये बहुत ही हमारे लिए हर्ष का विषय है, हमारे लिए गर्व का विषय है। अंबाला एक छोटा सा शहर है। उस छोटे शहर में इतने बड़े उच्च कोटि के पद्मश्री अवार्ड प्राप्त किए हुए कवियों को एकत्र कर पाना, ये बड़े गर्व की बात है, हमारे लिए बड़े फख्र की बात है। आज यहाँ पर तीनों भाषाओं में, पंजाबी में कविताएं पढ़ी जाएंगी, हिंदी में कविताएं पढ़ी जाएंगी, उर्दू के मुशायरे के लिए बहुत अच्छे कवि हमारे पास, शायर हमारे पास आ रहे हैं। काका में नवनियुक्त SHO अरुण कुमार का गोल्डी वाल्मीकि उप प्रधान वाल्मीकि सभा कालका द्वारा पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। इस मौके पर वाल्मीकि सभा के प्रधान राजकुमार शेरवाल, वाल्मीकि सभा के उप प्रधान गोल्डी वाल्मीकि, भाजपा युवा मोर्चा महामंत्री सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। लोगों ने उन्हें बताया कि कहां पर पुलिस की गश्त की ज्यादा जरूरत है। SHO अरुण कुमार ने बताया कि शहर की समस्याओं के बारे में बातचीत करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है। देखिए, मैं अभी यहाँ के शहर में नया उतर के आया हूँ, तो जैसे अभी 2-3 दिन हुए मुझे यहाँ आए हुए, तो अभी जहाँ तक ये समस्याएं आ रही हैं वो हम उनकी जो वैल्यूएट कर लिए हैं, यहाँ के जो मेन मौजूद आदमी हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई है, जो प्रधान है यहाँ के, उनसे भी हमने शहर की समस्याओं के बारे में डिस्कस किए। अभी कहाँ क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पुलिस की गश्त की ज़्यादा जरूरत है, कहाँ लॉ एंड ऑर्डर को प्रॉब्लम और बढ़िया करने की हमारे पास चीज़ें हैं, तो उनसे हमने डिस्कस कर लिया और उस पर हमें कार्रवाई शुरू कर दी है। शिव कांवड़ लंगर सेवा समिति द्वारा लावारिस शवों की शांति हेतु वार्षिक आत्मिक शांति यज्ञ का आयोजन जंजगार मॉडर्न कॉलोनी ITI यमुनानगर में किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से डिप्टी मेयर रानी कालरा उपस्थित रहीं। इस कार्यक्रम में पहले कल रामायण जी का पाठ हुआ और फिर आज 7 मार्च को रामचरितमानस का पाठ किया गया और उसके बाद लावारिस शवों की आत्मिक शांति हेतु यज्ञ किया गया। इस मौके पर पंडित श्याम सुंदर वशिष्ठ ने बताया कि शिव कांवड़ लंगर सेवा समिति कई सालों से लावारिस शवों का विधि विधान से संस्कार करती है और उसके बाद हरिद्वार गंगा जी में लावारिस शवों की अस्थियां मंत्रों का उच्चारण करके विधिवत रूप से विसर्जित की जाती हैं और उसके बाद लावारिस शवों की आत्मिक शांति के लिए वार्षिक यज्ञ का आयोजन किया जाता है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।